लिंक को न्यू ईयर पर अकेले डिनर करता हुआ देखते हैं। तभी उसे शिव का वीडियो कॉल आ जाता है जो कि स्टडी कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, तो बताती है कि उसके डैड तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और मॉम अब्रॉड टूर पर गई हुई है, इसलिए शिव उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। दोनों अब यहाँ से बीच पर जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि बीच पर कोई भी नहीं था और कहते हैं कि सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी लिंक पानी में जाने लगती है लेकिन शिव उसे रोक लेता है। लिंक बोलती है कि उसे ना पानी के क्लोज जाना है, जो सुनकर पहले वो अपने शूज निकालता है और फिर लिंक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पानी के अंदर लेकर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ठंडे पानी में चलने की वजह से उसे सर्दी हो जाए। जो देखकर लिंक बोलती है कि ऐसा सीन तो मैंने बहुत सारे कोरियन ड्रामास के अंदर देखा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे ये भी कर रहे हो। तभी शिव भी कहता है कि मैंने भी किसी ड्रामा के अंदर देखा था लेकिन उसके अंदर लड़का लड़की से अलग हो गया था। और लिंक बोलती है कि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। शिव कहता है कि पता नहीं हम कब हमारी फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो बोलती है कि अगर तुम ऐसे प्रपोज कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, पर वो उसे बोलता है कि वो उसे काफी स्पेशल तरीके से प्रपोज करेगा। तभी उसे उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल आ जाता है तो लिंक उसे उन लोगों से बात करने के लिए बोलकर कुछ स्विंग पे जाकर बैठ जाती है। जैसे अब शिव फोन उठाता है तो देखता है कि उसके डैड ड्रंक थे। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा था हमारे पास, लेकिन तुम ये सब कुछ छोड़कर वहाँ पर हार्डशिप सहन कर रहे हो। अभी न्यू ईयर के लिए भी तुम यहाँ पर नहीं आए। पर बीच में यहाँ पर उसकी मम्मा जाती है और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ना ड्रंक है, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे से खाना खाना। और डैड उसे फिर से बोलने लग जाते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे पास तो जॉब है ना ही पैसे हैं, वहाँ पर गर्लफ्रेंड होने का भला क्या ही फायदा। लेकिन उसकी मॉम उसे फोन रखने के लिए कहती है और शिव थोड़ा सा सैड होता है। लिंक तो थोड़ा दूर बैठी हुई थी तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस उसकी बात होने के बाद उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि डिशेस को बहुत ही अच्छे से प्लेट कर रहा होता है। पर जिंग उस पर नाक कर रही थी कि मैंने कहा था ना कि हम 2 डिशेस बना लेते हैं, लेकिन तुमने लास्ट में इतना सारा टेक आउट ऑर्डर कर लिया और अभी से इस तरीके से डेकोरेट क्यों कर रहे हो, बस हम दोनों खाने के लिए तो क्या मैटर करता है। ये बोलकर वो अपने फोन में एक बैग को देखने लग जाती है कि मैं इसे कब ले पाऊंगी। इस पर जाओ कहता है कि पैसे नहीं है कि तुम्हारे पास इतने सारे बैग तो है, उनमें से किसी एक को बेचकर मेरा डेट क्लियर क्यों नहीं कर देती। पर जिंग गुस्सा करके कहती है कि मेरे बैग की तरफ ना देखना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनकर जाओ से अपने वर्ड्स वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे कर्ज ना करे। वो बोलता है कि आज ना न्यू ईयर है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अच्छे से अपनी लाइफ जी और अकेले फील ना करे। ये बात सुनकर जिंग इमोशनल होती है और बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल मेरे डैड की तरह बोल रहे थे। पर जाओ माहौल को लाइट करने के लिए दूसरी डिश लेने के लिए चला जाता है तो जिंग भी उसके साथ जाती है। सीना भी यहाँ से शाउनिंग पर आता है जहाँ पर सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। यहाँ पर यूएन को प्रेज कर रहे थे कि उसकी कुकिंग स्किल्स तो मेरे लेवल की जितनी हो चुकी है। मैं भी बिल्कुल इसी की तरह था जब यंग हुआ करता था। जो सुनकर शाउनिंग की मॉम सरकास्टिक तरीके से रिमार्क देती है और सभी हंसने लग जाते हैं। तभी डम्पलिंग खाते हुए यूएन की मॉम की डम्पलिंग के अंदर एक कॉइन निकलता है तो सभी लोग उनसे बोलते हैं कि इस बार का न्यू ईयर उनके लकी रहने वाला है। जिस पे शाउनिंग और यूएन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है कि उसे हैप्पीनेस देने के लिए और शाउनिंग भी उसे मन में थैंक यू बोलती है उसे एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए। जैसे सभी लोग अब साथ में खुश होकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद दोनों मॉम साथ में होती है जहाँ पर यूएन की मॉम बोलती है कि ये दोनों इतने इंटीमेट लग रहे थे, लगता है हमें जल्दी ही ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएगा। इस पर शाउनिंग की मॉम कहती है कि जब आपने बताया था कि शाउनिंग और यूएन अभी भी लक्स होते हैं तो हमें तो चिंता हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वैसे सब कुछ अच्छा ही हुआ क्योंकि यूएन कितने टाइम से शाउनिंग को पसंद करता था। वो पूछते हैं कि यूएन ने को पहले से पसंद करता था, बात उसने आपको कब बताई। इस पर वो कहती है कि वो शादी से पहले हमसे मिलने के लिए आया था और शायद आपको वो इस बारे में नहीं बताया। जो सुनकर वो थोड़ी सैड होती है और उसे कहती है कि ये मेरे की वजह से हुआ है। इधर शाउनिंग और यूएन एक दूसरे को काउच पर कटल कर रहे थे। शाउनिंग बोलती है कि अभी जब मैं भी रेगुलर एम्प्लॉय बन जाऊंगी तो हमारी इनकम स्टेबल हो जाएगी और हम पेरेंट्स को बाहर घुमाने के लेकर जाएंगे। और पूछते हैं कि तुम्हारी डैड की ग्रेव पर कब जाना है तो यूएन कहता है कि जल्दी ही चलेंगे। तभी हम यूएन की मॉम को शाउनिंग की मॉम से कहते हुए देखते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ की वजह से मैं बहुत ही हो गई थी और मेरी हेल्थ भी काफी खराब हो गई थी। जब यूएन स्टडीज के लिए अब्रॉड गया तब हमारे बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया जिसकी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। फिर यूएन की मॉम इन दोनों के पास और उन्हें अपने रूम में लेकर जाती है। वो शाउनिंग को यहाँ पर रिंग देती है जो कि उन्होंने जब यूएन अब्रॉड में था तब खरीदी होती है। वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले लेने के लिए कहा था लेकिन तुमने नहीं लिया, अभी तुम लोगों की मैरिज हो गई है तो इसे ले लो। इसलिए अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं जिसे देखकर यूएन की मॉम कहती है कि मेरी लाइफ में अभी कोई भी रिग्रेट नहीं बचा हुआ है। और शाउनिंग से बोलती है कि तुम बाद में ना यूएन से बोलकर अपने लिए एक अच्छी डायमंड रिंग भी खरीद लेना क्योंकि ये रिंग तो थोड़ी सी ओल्ड हो गई है ना। पर शाउनिंग बोलती है कि यूएन की चॉइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे लिए डायमंड रिंग ना चूज करना। जो सुनकर वो हंसकर हाँ बोलती है। जिसके बाद शाउनिंग और यूएन बालकनी के अंदर होते हैं जहाँ शाउनिंग बोलती है कि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद भी यही रिंग पहनेंगे। फिर वो बोलती है कि मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी शादी गई हो, मैंने हमेशा से ऐसी ही लाइफ चाहती थी। तभी उससे पूछती है कि मेरे नेक पर मार्क गया क्या, जिस पर वो हाँ बोलता है। पर फिर उसे रूम में ले जाकर किस करने लगता है। सीना भी यहाँ से ऊपर आता है जिसकी आंख खुलती है तो वो काउच पर लेटा हुआ था। वो देखता है कि अभी तक टीवी ऑन है और अभी रात के 3 बज रहे थे। टेबल पर सारी डिशेस भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। जो सब देखकर वो बोलते हैं कि ये लड़की ऐसे ही जाकर सो गए, ऐसे मुझे क्या है, मेरा घर तो और कोट पहनकर जाने लगता है। अब सुबह जब जिंग की आंख खुलती है तो उसे नाइट गाउन पहना हुआ था। वो जैसे ही हॉल में आती है तो सब गार्बेज फेंकने के लिए जा रहा था। वो उसे देखकर शॉक रह जाता है। उसे बोलती है कि तुम अभी तक यहीं पर हो और फिर वो हॉल को देखती है कि वो तो एकदम साफ था। जाओ तो उसे यहाँ नाइट गाउन में देखकर काफी नर्वस हो रहा था। जिसे ऐसे देखकर जिंग बोलती है कि तुम इतने रेड क्यों हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। जो सुनते वो फटाफट से अपना कोट पहनता है और कहता है कि मैं ना क्यूट लड़कियों को पसंद करता हूँ और उसे जाने से पहले बोलता है कि गार्बेज डोर में मत फेंकना, अच्छा नहीं होता। जिसे ऐसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और वो चला जाता है। अगले दिन अब तांग को यूएन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे ये दोनों शिप वाले प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे। तांग बोलती है कि मुझे जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं इसे तुम्हारे पास लेकर हूँ। तो यहाँ पर यूएन उसे नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेज करता है और कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा। अब जैसे ही तांग बाहर आती है तो शोज की तारीफ करता है कि कैसे उसने इतने बड़े क्लाइंट को साइन करवाया। वो कहते हैं कि मैं अपने डैड से बात की और उनका रिलेशन यूज किया इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए। जो सुनकर जिंग बोलती है कि अपने डैड को यूज करना एक प्रोजेक्ट को सिक्योर कराने के लिए तो मुझे पसंद आया। पर तांग को उसका ये टोन थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर यूएन जब लिफ्ट के अंदर जा रहा था तो किसी को इस प्रोजेक्ट पर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। जैसे वो लिफ्ट बंद होने वाली थी तभी वहां पर शाउनिंग आ जाती है और दोनों अब कैमरे से छुपते हुए साथ में
हाथ पकड़ के खड़े हुए थे। शाओनिंग उसे बोलती है कि वो लोन की डॉक्यूमेंट्स अभी उसके पास लेकर आएगी, तो इसे अप्रूव कर देना। पर युएंग उसे फिर से एक बार बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए वो हाँ बोलती है। इसके बाद हम साओ को देखते हैं कि कैंटीन में खाना लेकर जिंग को ढूंढता है और उसके साथ वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी टेबल पर शुअर्ली बैठे हुए थे जो कि उसे ऐसे देख रहे थे। तभी साओ जिंग से यहाँ पर कहता है कि अकेले खाना कितना लोनली होता है ना। तो जिंग अपना जो शो देख रही होती है उसे दिखाकर कहती है कि मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को देख रही हूँ, तो भला कैसे अकेले हूँ। अब वो उसे अटेंशन लेने के लिए उसे काम की बात करता है और गॉसिप बोलता है, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तभी ली कहता है कि क्या तुम जिंग को पसंद करते हो जो कि उसे रिपोर्ट दे रहे हो। तो साओ सीरियस होकर बोलता है कि हाँ, मैं उठते ही और सोने से पहले हमेशा जिंग के बारे में सोचता रहता हूँ। जिसे ऐसे वो दोनों देखने लग जाते हैं कि शायद अभी कन्फेस करेगा, लेकिन फिर वो अचानक से बोल देता है कि वो पता नहीं कब मेरे पैसे वापस करेगी। जिसे ऐसे देखकर ये लोग वापस से अपना खाना खाने लग जाते हैं और जिंग उसे अपने प्लेट से पोलाइटली खाने के लिए देती है ताकि वो अभी उसे पैसे लेने की बात ना करे। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि लिंग के साथ स्नैक्स खा रही होती है शॉप में, जहाँ पर लिंग उसे बोलती है कि वो फ्रंट डेस्क पर उस सांग की बात सुनती है। अभी मैंने सुना कि वो कोई बड़ा क्लाइंट लेकर आई, जिस पर लिंग हाँ बोलती है। लिंग उसे बोलती है कि फिर तो तुम्हें भी जल्दी अपना क्लाइंट अप्रूव कराना होगा, तुम उसे लूज नहीं कर सकती। शाओनिंग बोलती है कि मैं कभी भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अभी अच्छा करके परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ। उसके बाद शिव के एग्जाम के बारे में पूछती है, तो लिंग बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अब सभी लोग जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो युएंग सभी के सामने तांग को प्रेज करता है कि वो न्यू होकर भी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद शाओनिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे इस प्रोजेक्ट को छोड़कर कोई और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। वो बताता है कि मिस्टर यांग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए उसे लोन नहीं मिल सकता, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और इस सबकी वजह से ज्यादा सैड भी मत होना। शाओनिंग हाँ बोलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। जैसे वो बाहर आती है तो उसकी हालत जिंग और साओ देख लेते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो भले अप्रूव कैसे नहीं हुआ। पर शाओनिंग अपने अलाइस पर आकर बैठ जाती है। तो अब जिंग से कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो युएंग के ऑफिस में बात करने के लिए चला जाता है। अब जब शाओनिंग अकेली बैठी हुई थी तभी वहां पर तांग आती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू हो तो फेलियर होते रहते हैं, इसीलिए शायद मत हो। और साथ ही ये भी बोलती है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कि तुम्हें ये बात युएंग ने नहीं बताई। पर फिर शाओनिंग का एक्सप्रेशन देखकर बोलती है कि शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा कि तुमने खुद ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और मैंने किया, तो मुझे इसके बारे में पता चल गया। शाओनिंग उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब तांग याद करती है कि उसे किसी बार की सेल्स पर्सन से पता चला था और शाओनिंग से बोलती है कि अगर तुम्हें इतना भी सेंस ना हो तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर काम करने के लायक नहीं हो। जिसकी ये बात सुनकर शाओनिंग स्माइल पास करती है और उसे प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेचुलेट करती है। अगले सीन में साओ अपनी कार के अंदर होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसीलिए वो जिंग के पास जाता है, जहाँ वो उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर परफ्यूम वगैरह स्प्रे कर रहा था। तभी एकदम जिंग दरवाजा ओपन कर देती है। उसे देखते ही वो सीधा उसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो वो उसे अंदर बुला लेती है। अंदर जाकर जब वो पूरे घर को मेसी हालत में देखता है तो पहले तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खड़े होकर कांच पर पड़े हुए कपड़े उठाने लग जाता है। जिसे जिंग ये सब करते हुए देख रही थी, तो कहता है कि मैं सिर्फ इन्हें धोने के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिंग अब उसे आकर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो उसी बातों पर ध्यान न देकर उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे सच में इससे प्यार हो गया है। यहाँ से फिर हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर उस शिपयार्ड प्रोजेक्ट के बारे में देख रही थी। तभी युएंग उसके लिए मिल्क लेकर आता है। ये देखकर उससे पूछता है कि वो ठीक है क्या, तो वो हाँ बोलती है। पर युएंग उसे कहता है कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था और ऐसे चलता रहता है, तो डिस्करेज मत हो। पर शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी इनकेपेबिलिटी की वजह से हुआ है, मैं तांग के साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने ये चीज पता लगाई और मैं नहीं कर पाई। तो युएंग कहता है कि उसके पास अलग रिसोर्सेज और सर्कमस्टांसेस है। शाओनिंग बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इसे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। जो सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली तरफ साओ जिंग से शाओनिंग की तरफ दिखाते हुए कहता है कि अभी ना वो काफी लो स्पिरिट में है। जिसे ऐसे देखकर बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम्हारी तरह ऐसे सभी के साथ बात कर घूमते हो और खुश करे उन्हें। जो सुनकर साओ से कुछ नहीं बोलते और जाकर सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाता है। तभी वहां पर युएंग, तांग और प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो शूट कर रहे थे। वो सभी लोगों को खुशियों को एक सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि तांग के अच्छे काम और इतने अच्छे इंप्रूवमेंट की वजह से उसे मैनेजर बनाया जा रहा है। सभी लोग अप्लॉज करते हैं। तभी सभी लोग ग्रुप फोटो लेते हैं, जहाँ पर युएंग की एक तरफ तांग होती है और दूसरी तरफ शाओनिंग। अब जब सभी लोग अपने डेस्क पर बैठे हुए थे तभी तांग उन्हें बोलती है कि आज वो सभी को ट्रीट देगी। वो युएंग से भी चलने के लिए कहता है, तो वो हाँ बोल देता है, लेकिन शाओनिंग मना कर देती है कि उसे काम है तो वो नहीं जा पाएगी। इसलिए अब जिंग सभी लोगों के लिए जगह बुक कर देती है। अब जब ये लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे थे तभी युएंग कहता है कि मुझे ना एक ईमेल भेज रहा है, तो मैं वो करके आता हूँ। तांग उसे बोलती है कि वो ना उसका वेट करेगी, पर वो उसे मना कर देता है। वो अब शाओनिंग के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो उन लोगों के साथ जा सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा थक गई है, इस वजह से वो नहीं जा रही है। पर उन्हें की ग्रेड पर जाना है तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए और वो भी लिंक के साथ शॉपिंग पर जा रही है। यहाँ से फिर हम इन दोनों को मॉल में देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उसे बोलती है कि अपना खर्चा करना थोड़ा सा कम करो, अब तुम शिव के साथ हो। तो वो ओके बोलती है। तभी उसे शिव का कॉल आ जाता है जो उसे एक्वेरियम में बुलाता है। पहले वो मना कर देती है, लेकिन जब लिंगो से जाने के लिए बोलती है तो वो चली जाती है। जैसे ये लोग एक्वेरियम के अंदर पहुंचते हैं तो शिव यहाँ पर उसे बताता है कि उसने पास कर लिया है। जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पूछती है कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। तो वो उसे बोलता है कि तुमने बस मेरे साथ सनसेट देखने के लिए चलना। जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे वहां जगह प्रपोज करने वाले तो मैं नहीं आने वाली। और दोनों यहाँ पर साथ में फोटोज क्लिक कर आते हैं। अगली सुबह जैसे ही लिंग उठती है तो देखती है कि शिव ने पहले उठकर ब्रेकफास्ट बना दिया था। वो बताता है अब उसका फिजिकल एग्जाम है जिसकी वजह से उसे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। इधर हम शाओनिंग और युएंग को सारा सामान पैक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि सारा सामान तो उसने रख लिया है, लेकिन वो सनफ्लावर बुके लाना भूल गई। पर वो कहता है कि उसने ऑलरेडी उसे ले लिया था। जो देखकर शाओनिंग कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। तो युएंग सामान रखते हुए उसे कहता है कि तभी भी तुम मुझे काम की बात नहीं बता रही हो। पर शाओनिंग उसे बैकअप करके कहती है कि इन सबको करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सब मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। तो युएंग भी उसे हक करता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी सबके अंदर हेल्प करना चाहता हूँ। तभी उसी वक्त शाओनिंग को उसकी डैड का कॉल आ जाता है। अगली सीन में हम इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम कल जल्दी सोने के लिए चली गई थी, तो हमें लगा कि शायद वो जल्दी उठना चाहती थी, इसलिए जल्दी सो गई, लेकिन वो सुबह उठते ही बेहोश हो गई, इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा।
डॉक्टर आते ही यूएन को बात करने के लिए लेकर जाता है और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम के जो कैंसर सेल्स है वो ब्रेन तक पहुंच गए हैं, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो पूछता है कि कितना टाइम है, 1 से 2 महीने बोलते हैं। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उसे कहता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट या फिर ड्रग बताओ, मैं उसके लिए कोऑपरेट करूंगा। पर डॉक्टर बोलते हैं कि हम पूरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में शाओनिंग और यूएंग सामान पैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूएंग शाओनिंग को एक मेडिसिन का बैग देता है और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है कि इसमें से कौन सी रिक्वायर्ड है। शाओनिंग पूछती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो, तो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वैसे तो ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 2 का था, लेकिन वो लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए कर रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए ना, मॉम उठेंगे तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगी। और वो कहता है कि डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन के बारे में बताया जो कि इफेक्टिव है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई है, तो वो पैसों की जरूरत है, इसलिए वो भी ओके बोलती है। अब रात को मैसेज करके शाओनिंग पूछती है कि तुम डिनर करने आओगे क्या, लेकिन वो मना करके बोलता है कि आज सोशलाइजिंग के लिए डिनर है। अब रात में वो घर पर ड्रंक होकर वापस आता है और काउच पर ही बैठकर सो जाता है। जिसे ऐसे देखकर शाओनिंग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। यूएंग काफी दिनों तक दिन रात पूरा मेहनत करता है। एक दिन वो आकर अपनी मॉम को हॉस्पिटल में देखने के लिए भी जाता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। इसके बाद शाओनिंग जब यूएंग के ऑफिस में आती है उसे कुछ पेपर कराने के लिए, तो वो उसे बोलती है कि मॉम तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए आ जाओ। जिस पर वो ओके बोलता है और कॉफी पीने लग जाता है। पर वो उसे कहती है कि इतनी कॉफी मत पियो, अपने आप को इतने स्ट्रेस में मत डालो। उसी वक्त वहां पर तांग आ जाती है। उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज है, तो कहां पर है मुझे बताओ, मैं उनका ख्याल रखना चाहती हूँ या फिर उनके लिए कुछ भेजना चाहती हूँ। लेकिन यूएंग बोलता है कि उसकी मॉम के लिए ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी लोग हैं और उसे सीधा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है। जो सुनकर शाओनिंग बाहर आ जाती है। अब जैसे ही तांग बाहर आती है तो वो शाओनिंग के पास जाकर उसे डोमिनेटिंगली बोलती है कि मेरे प्रोजेक्ट के पेपर्स को अरेंज करके मुझे जाने से पहले दे देना। जैसे ऐसे सभी लोग देखने लग जाते हैं। शाओनिंग बोलती है कि मैं ये काम क्यों करूं, तो बोलता है कि जिंग के लिए तो करती हो ना, मैं भी मैनेजर हूँ तो मेरे लिए भी करना पड़ेगा। पर शाओनिंग कहती है कि मेरा काम नहीं है, जिंग मेरी मास्टर है तो इसीलिए मैं उसके लिए करती हूँ। ये बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम लिंक के साथ उसकी कार में देखते हैं, जो कि उसे ये सब बता रही थी। लिंक कहती है कि अच्छा किया, वो अपने आप को आगे समझती क्या है, उसके साथ में कुछ करना पड़ेगा। पर शाओनिंग उसे कुछ भी करने से मना करती है और बोलती है कि वैसे वो केपेबल तो है और ये प्रोजेक्ट के अंदर मेरी गलती थी, तो मुझे ये सब समझ चाहिए। लेकिन उसे यहाँ पर यूएन की बात करती है तो शाओनिंग बताती है कि वो तो बहुत ही बिजी है, मॉम की मेडिसिन लेने के लिए पैसों की जरूरत है और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि वो मेडिसिन कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाली है। लेकिन यूएन ये समझना नहीं चाहता, इसीलिए अब उसकी मॉम का ख्याल रखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद शाओनिंग हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर केयर टेकर उसकी मॉम का ख्याल रख रही थी। वो उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो तुम जा सकती हो। यूएन की मॉम उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर केयर टेकर को भी रखा हुआ है, तो तुम्हें अपना काम छोड़कर बार बार यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और यूएन को भी बताने के लिए कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। इस पर शाओनिंग बोलती है कि काम की वजह से वो बिजी है इसलिए नहीं आ पा रहा आपसे मिलने के लिए। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगर वो मुझे ऐसे देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। तभी शाओनिंग को कॉल आ जाता है और बाहर जाकर बात करती है। जब जाओ उसे कहता है कि उसका एक क्लाइंट है, उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा कुछ काम नहीं है तो तुम उसे आराम से हैंडल कर लोगी, मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। जहाँ पर वो कुछ सोचकर उसे ओके बोल देती है। अब वो रात में सैड होकर बैठी हुई थी, जहाँ जो कुछ भी उसे यूएंग और तांग ने मिस्टर यांग के प्रोजेक्ट के बारे में कहा था उसे याद कर रही होती है। तब यूएंग वहां पर आ जाता है और अपने रूम में जा रहा था, पर शाओनिंग उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यूएंग मना करती है तो बोलते हैं कि अभी उसका बात करने का मन नहीं है, पर वो उसे जाने नहीं देती। इस वजह से वो सैड होकर उसे हक कर लेता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते और बस ऐसे हक करके खड़ी रहते हैं। अगले दिन जब शाओनिंग साहब से ऑफिस में मिलती है तो उसे कहती है कि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है अभी और मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। तो बोलता है कि अच्छा हो गया, पर तुम क्लाइंट से मिलकर तो आओ। लेकिन वो मना करके कहती है कि मेरी फैमिली में कोई बीमार है जिसका मुझे ख्याल रखना है, इस वजह से मैं अभी ये सब चीजें एक साथ नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर यूएंग आता है और जाओ से पूछता है कि क्या हुआ है, तो जाओ से बता देता है कि मैं शाओनिंग को क्लाइंट दे रहा था उसे रेगुलर एम्प्लॉय बनाने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि उसकी फैमिली में कोई बीमार है तो वो नहीं कर पाएगी। फिर वो यूएंग से बोलता है कि मुझे तांग ने बताया कि तुम्हारी मॉम भी हॉस्पिटलाइज्ड है। इस पर वो हाँ बोलता है। फिर जाओ जिंग और अपने लिए कॉफी लेकर आता है, उसे देकर कहते हैं कि ये कॉफी ना मुझे फ्री मिली। जिसे जिंग बोलती है कि ये मेरी फेवरेट कॉफी तुम्हें अपनी ड्रिंक के साथ फ्री, तो वो हाँ बोलता है। जिंग बोलती है कि तुम ये सब मेरे साथ बात करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, पर वो उसे अब यहाँ पर यूएंग की बात करने लग जाता है कि वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चलते हैं। जिंग भी उसे ओके बोलती है कि हम सब लोग ना साथ ही में चलेंगे। फिर वो उसे यहाँ पर शाओनिंग की बात करता है कि मैं उसे क्लाइंट दे रहा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो सुनकर वो उसे अनॉयड तरीके से कहती है कि पहले वो लॉबी में इतने सालों तक काम करने के बाद भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई, अभी यहाँ पर काम करने के लिए आई तो यहाँ पर भी पुरानी राइवल आ गई और उस बेचारी का काम खराब हो गया। अब जब वो अपने ऊपर कर रही है तब तुम उसे क्लाइंट दे रहे हो, वो भला कैसे करेगी। जिसे ऐसे देखकर जाओ स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम बाहर से कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट हो, मेरे लिए भला कब केयर करोगे। जिसकी ऐसी बात कर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और काम करने के लिए बाहर चली जाती है। रात में अब हम यूएन को हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने के लिए बोल रहा होता है। वो कहता है कि तुम आज फिर से आ गए, तुम भला टाइम पर आकर अंदर क्यों नहीं जाते। यूएन कहता है कि मैं बस थोड़ी रुकूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अब जब वो घर आता है तब शाओनिंग पूछता है कि तुम ड्रिंक कर रहे थे क्या, तो वो हाँ बोलता है कि क्लाइंट के साथ ड्रिंक की मैंने। पर शाओनिंग उसे कहती है कि मॉम तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है, उसे मिलने के लिए चलो। पर यूएन मना करता है तो कहती है कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो, इससे अच्छा जो टाइम है उसे अपनी मॉम के साथ बिताओ। लेकिन वो नाराज हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम भला ये सब क्यों कह रही हो। तो शाओनिंग उसे बोलते हैं कि तुम ये सब फेस नहीं कर पा रहे हो इसीलिए कर रहे हो। जिसकी इस बात पर वो अनॉयड होकर हाँ बोलता है और फिर उसे कहता है कि तुम भी तो यही कर रही हो ना, जाओ ने तुम्हें क्लाइंट दिया, तुमने भी तो नहीं लिया ना। तो निंग बोलती है कि इसकी बात बाद में करेंगे। पर वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेगुलर एम्प्लॉय ना बनो, पर वो मना करती है। यूएन गुस्से से उसे बोलता है कि एक फेलियर की वजह से तुम ऐसा कर रही हो। शाओनिंग बोलती है कि मैं भी किसी भी क्लाइंट को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। यूएन बोलता है कि तुम ना बदल गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो शाओनिंग कहती है कि लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं, देखो तुम भी कितने बदल गए हो, जैसे मैं तुमसे पहले मिली थी वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो। वो अपने रूम से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आती है और काउच पर रखकर चले जाती है, क्योंकि वो गुस्से में नहीं
आती थी कि यूएंग उसके साथ सोए। यूएंग भी अब अकेले में याद करता है कि शाओनिंग ने उसे अभी क्या कहा। वो अपनी मॉम के सामने जाने से डर रहा है और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डर रहा है। यहाँ से फिर वो अपने स्कूल का टाइम याद करता है जब शाओनिंग उसे कह रही होती है कि तुम यूएंग हो ना, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत, तुम्हें इस तरीके से पास में नहीं रहना चाहिए, तुम फ्यूचर की तरफ देखो, तुम्हें ना नई चीजें देखने को मिलेंगी। शाओनिंग भी रूम में जाकर यूएंग ने जो उसे काम के बारे में बोला था वो सोच रही होती है कि क्या वो सच में अपने काम में अच्छी नहीं है। अगले दिन अब शाओनिंग रेडी होकर मील लेकर मॉम के पास हॉस्पिटल में जा रही होती है। यूएंग काउच पर होता है तब वो उसे कहती है कि आज वीकेंड है, हॉस्पिटल आओगी क्या। इस पर वो कहता है कि एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। वो अब यहाँ पर उसे कल के लिए सॉरी भी बोलता है, लेकिन शाओनिंग बीच में उसे बोल देती है कि अगर आना है तो 4 बजे से पहले आना, उसके बाद विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, ये बोलकर चली जाती है। शाओनिंग अब जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहाँ पर मॉम से पूछती है कि वो कैसी है। तभी वो साइड वाले बेड पर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जो पेशेंट के फैमिली वाले थे वो वहाँ पर सामान वगैरह पैक कर रहे थे। जब मॉम बताती है कि करुण आंटी की डेथ हो गई। ये सुनकर शाओनिंग शॉक हो जाती है कि कल तक तो एकदम ठीक थी, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। फिर वो यहाँ पर मॉम को एश्योर करती है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि आप अच्छे से रिकवर कर रही हो तो चिंता मत करो, और यूएंग का भी काम है बहुत ही है, लेकिन उसने कहा है कि वो आज मिलने के लिए आने वाला है। इस पर मॉम कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ और उसे अपने पुराने घर को साफ करवाने के लिए बोलती है कि मैं वहां पर जाकर रहना चाहती हूँ। जो सुनकर शाओनिंग अपने आंसू कहती है कि आप डिस्चार्ज होना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि आपको अकेले वहां पर रहना है। अब वो यूएन को बाहर जाकर कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके बताती है कि मॉम ने क्या कहा, कि मॉम नहीं चाहती कि अपने लास्ट डेज को इस हॉस्पिटल के अंदर स्पेंड करे। पर इधर यूएन क्लाइंट से बात कर रहा था, जिस बीच वो शाओनिंग का मैसेज भी पढ़ लेता है और उस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करता है, पर वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। जो सुनकर यूएंग सैड हो जाता है। इधर शाओनिंग रूम के बाहर खड़ी हुई थी, तभी वहां पर सभी कलीग्स आ जाते हैं। जाओ शाओनिंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शाओनिंग बोलती है कि मेरे रिलेटिव भी इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसलिए मैं यूएंग की मॉम भी देखने के लिए आ गई। तांग कहती है कि ऐसे उसकी मॉम के पास आकर तुम कहीं परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं बनना चाहती, पर शाओनिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें अंदर लेकर जाती है। वो भी यूएंग की मॉम को आंटी कहकर बुला रही होती है। जो सुनकर मॉम भी अब सिचुएशन के बारे में समझ जाती है और उन सभी लोगों को आने के लिए थैंक यू बोलती है। वो बोलते हैं कि शाओनिंग काफी प्यारी बच्ची है, इसलिए उन सभी को ऑफिस में शाओनिंग का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जो शाओनिंग बोलती है कि मैं तो इनसे 2-3 बार ही मिली हूँ, लेकिन ये तो मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करती है। फिर वो उनके लिए एप्पल पील करने लग जाती है। जिस बीच तांग यूएंग की मॉम के पास आकर बैठ जाती है, उन्हें इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करती है कि यूएंग और मैंने इसके अंदर एक साथ पढ़े हैं, दोनों काम के साथ रियल लाइफ में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे भी अपनी मॉम का ख्याल रखने की आदत है तो मैं भी आपका ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन मॉम उसे बोल देती है कि यहाँ पर ना केयर टेकर है तो इस अभी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जिंग देखते हैं कि बेड पर जो इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी वहाँ पर फैमिली में शाओनिंग का नाम लिखा हुआ था। फिर शाओनिंग उसे बाहर से पानी लाने के लिए भेज देती है, पर तभी तांग शाओनिंग के पास आकर उसे एप्पल ले लेती है, बोलती है कि मैं ही पील करती हूँ, इसलिए शाओनिंग जिंग के पास जाने लग जाती है। इधर जिंग पानी भरते हुए 2 नर्सेस को बात करते हुए सुन लेती है कि जो बेड नंबर 16 की पेशेंट है वो अपनी डॉटर इन लॉ से कितनी ज्यादा क्लोज है, वो उसका कितने अच्छे से ख्याल भी रखती है। मेरे है कि वो दोनों कपल बैंक में काम करते हैं। जो सारी चीजें सुनकर जिंग शॉक रह जाती है और उसने जो भी शाओनिंग और यूएंग के क्लोज मोमेंट्स विटनेस किए थे वो सब याद करती है कि कैसे वो दोनों रिलेशनशिप पे और सभी से छुपा रहे हैं। तभी शाओनिंग भी वहां पर आ जाती है अब जब दोनों वापस जा रहे थे। जिंग उसे कहती है कि यूएंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छे से काम भी करता है, लेकिन उसकी मॉम बीमार होने की वजह से उसे ये सब काम करना पड़ता है। जो उसकी वाइफ रहेगी उसे भी ये सब बर्डन उठाना पड़ेगा। इस पर शाओनिंग बोलती है कि फैमिली कभी भी बर्डन नहीं होती, और जिंग है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फैमिली की वजह से बर्डन और रिस्पांसिबिलिटीज आती हैं, उससे अच्छा अकेली लाइफ हो। जिंग उसे बोलती है कि अगर रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या लाइफ अच्छी हो सकती है और आप खुश रह सकते हो। जिसकी इस बात पर जिंग सोचने लग जाती है। उसी वक्त वहां पर जाओ आ जाता है जो बोलता है कि आंटी तुम्हें बुला रही है, इसलिए वो चली जाती है। साहब जिंग से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए बर्डन हो रही है, बोलकर रूम में चली जाती है। रूम में आकर अब सभी लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं। जिंग सभी से कहती है कि हमें ना अब चलना चाहिए क्योंकि आंटी को भी रेस्ट की जरूरत है। वो तांग को भी जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लग जाती है और जाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी छुपा देती है ताकि उसे कोई देख ना ले, जो चीज शाओनिंग भी नोटिस कर लेती है। सभी लोग के जाने के बाद अब शाओनिंग मॉम से बोलती है कि वो कितना ज्यादा डर गई थी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और सब कुछ संभाल लिया। इस पर मॉम कहती है कि मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम अपनी रिलेशनशिप सभी को नहीं बता पा रहे हो जॉब की वजह से। तो शाओनिंग बोलती है कि आप तांग की चिंता कर रही हो क्या, जिस पर वो बोलती है, पर वो कहती है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मुझे यूएंग पर भरोसा है, वो उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। उसके बाद यूएंग की मॉम पूछती है कि तुम थोड़ी सैड लग रही हो, क्या यूएंग को तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लेकिन वो मना करती है। तो मॉम बोलती है कि जरूर काम का प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुम यूएंग की तरह शांत मत रहना, और उसे बताती है कि कैसे जब उसकी डैड की डेथ के बाद यूएंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। मैं उसे बहुत ट्राई करती थी कंसोल करने का, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, मुझे कुछ बताता था, लेकिन बाद में एक दिन वो फिर से राइट ट्रैक पर आकर मेहनत करने लग गया, जैसे किसी ने उसे समझाया हो या फिर उसे खुद ही रियलाइज हो गया हो। या हम सभी एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि चले जाते हैं, लेकिन जावर जिंग आखिर में बचते हैं। जहाँ बोलता है कि क्यों ना आज हम लोग साथ में वीकेंड स्पेंड करें, हमने अच्छे से न्यू ईयर भी स्पेंड किया था ना। तो जिंग उसे कहती है कि या तुम मुझे डेट के लिए लेकर जाना चाहते हो, इस पर वो स्माइल करके हाँ बोलता है। वो बोलती है कि कहीं तुम मेरे साथ कंजर्वेटिव मैरिज में तो नहीं चाहती ना। उसी वक्त उसकी टैक्सी भी आ जाती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर जाओ शौक हो जाता है, भला ये लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद हम शिव को रनिंग करता हुआ देखते हैं, साथ साथ लिंक साइकिल चला रही थी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहां वो बोलती है कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। वो बताती है कि शिव ने एग्जाम पास कर लिया है। तो बोलते हैं कि ये तो मुझे पहले से पता था। जो सुनकर वो फिर से साइकिल चलाना चालू कर देती है। दोनों भी यहाँ से बीच पर होते हैं, जहाँ पर शिव देखता है कि लिंग ने उसे 5 लाख युआन भेजे हुए थे। वो उसे पूछता है इस बारे में, तो बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पैसे वापस करने में, तुम्हें ज्यादा टाइट होने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपनी सिलेक्शन पर फोकस करो। और बोलता है कि जो भी है पैसे मैं खुद वापस करना चाहता हूँ। इसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, वो जैसे हॉस्पिटल से निकल रही होती है तो सोचती है कि जिसने यूएंग की हेल्प की स्कूल में, कहीं ये उसकी ड्रीम गर्ल तो नहीं है। तभी वहाँ पर यूएंग आ जाता है और उसे अंदर चलने के लिए बोलता है, पर वो बताती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अगर तुम कोई प्रॉमिस नहीं रख सकते तो मत किया करो। दोनों अब जब कार के अंदर होते हैं तब यूएंग को डॉक्टर का कॉल आ जाता है कि उसकी मॉम की रिपोर्ट्स आ गए हैं, वो न्यू मेडिकेशन का यूज
कर सकती है, लेकिन उससे कोई हेल्प मिलेगी या फिर नहीं, वो नहीं बता सकते। पर शाओनिंग और यूएंग दोनों खुश होते हैं। रात में अब शाओनिंग उसका हेयर कट कर रही होती है, क्योंकि उसके बाल ज्यादा बड़े हो गए थे और उसके पास बाहर से हेयर कट कराने के लिए टाइम भी नहीं था। जहाँ वो उसे बताती है कि मॉम की जो साथ वाली पेशेंट थी उनके साथ क्या हुआ। मॉम भी इसी वजह से सैड थी। फिर बोलती है कि क्यों ना हम घर भेज दे, इससे पैसों की चिंता भी खत्म हो जाएगी, मॉम का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तुम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। यंग उसे कहता है कि पैसों की चिंता मत करो और घर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर वो उसे भी क्लाइंट पर काम करने के लिए बोलता है तो वो हाँ कहती है। शाओनिंग भी वापस से अच्छे से काम करने लग जाती है। वो जाओ की भी हेल्प लेती है। जिस भी शाओनिंग और यूएंग दोनों टाइम टू टाइम मॉम को भी मिलने के लिए जाते हैं। एक दिन अब जब शाओनिंग काम कर रही थी तभी यूएंग भी वहां पर कुछ काम कर रहा होता है, जिन्हें इस तरीके से देखकर जिंग स्माइल कर रही थी कि कैसे ये लोग काम करते करते सीक्रेटली एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ से फिर हम जाओ और जिंग को देखते हैं, जहाँ पर जाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि यूएंग और तांग साथ में है। पर जिंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी मत सोचा करो। पर जाओ बोलता है कि हमारे बैंक की डेटिंग रूल्स की वजह से शायद वो लोग ने ये चीजें छुपा रहे हैं और कहीं तुम इसकी वजह से तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया ना। पर वो उसे कहता है कि बैंक ना तभी ट्रांसफर करता है जब मैरिज। पर अगर हम दोनों की पोस्ट सेम है और हम डेट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी हमें टाइम तो लगेगा ही ना एक दूसरे को समझने के लिए। जिन कहती है कि तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो जाओ हाँ बोलता है, क्योंकि वो अभी इतना यंग नहीं है कि वो फन के लिए रिलेशनशिप में आए। पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में अब यूएंग और शाओनिंग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी मॉम की कंडीशन अब अच्छी हो रही है और अभी वो घर पर जा सकती है। जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। शाओनिंग और यूएंग मॉम को बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हो, जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मी यहाँ पर अब शाओनिंग से कहती है कि मेरे ओल्ड हाउस को साफ करवाने के लिए और मैं वहां पर जाकर रहूंगी। तो शाओनिंग बोलती है कि आप मुझे या फिर यूएंग में से किसी को हेट करते हो क्या, जो कि हमारे साथ नहीं रहना चाहते। पर वो मना करती है। पर शाओनिंग कहती है कि हम भी आपके साथ रहेंगे, जिसके लिए वो खुश होकर हाँ बोलती है। तभी वहां पर शाओनिंग के पेरेंट्स भी उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद शाओनिंग और यूएंग बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग उससे बोलती है, जहाँ पर यूएंग शाओनिंग से बोलता है कि मॉम और मेरा रिलेशनशिप काफी खराब हो गया था, मेरे अब्रॉड जाने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं रह पाया था। उसके बाद मॉम काफी बीमार हो गई। ये सुनकर शाओनिंग उसे कहती है कि अभी मॉम ठीक हो रही है और ये हेवन ने तुम्हें चांस दिया है, तो इसे मिस मत करो, अपनी मॉम से वापस से अच्छा रिलेशन बनाओ। जिसके लिए वो हाँ बोलता है। ऑफिस में भी फिर यूएंग को सभी लोग प्रेस कर रहे होते हैं कि उसने इतने बड़े क्लाइंट को साइन किया, वो भी 1 महीने के अंदर। यूएंग उन्हें पोलाइटली थैंक यू बोलकर ज्यादा प्रेस करने के लिए मना करता है। थोड़ी देर बाद जब यूएंग अकेला होता है तभी तांग उससे बात करने के लिए आती है। निंग भी वॉल के पीछे से उनकी बातें सुन रही थी। क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए ना केयर टेकर हायर जो कि ज्यादा अच्छी होगी। पर यूएंग उसे पोलाइटली मना कर देता है। पर फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम से डेली मिलने जाना चाहती हूँ, जब कोई बात करने के लिए होगा तो उन्हें भी काफी अच्छा लगेगा। लेकिन यूएंग उसे फिर से ये सब करने से मना कर देता है। जो तांग उसे चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर यूएंग बोलता है कि मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। ऑफिस में ये बातें मत किया करो। अब वो उसे गुस्सा करके पूछ रही होती है कि आखिर वो पर्सन कौन है। पर तभी वहां पर निंग आ जाती है। वो यूएंग से कहती है कि आपने फाइल मंगाई थी ना, जिसे देखकर तांग वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूएंग उसकी मॉम और शाओनिंग ओल्ड हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग यूएंग की उसके पेरेंट्स के साथ बचपन की फोटो देखती है और अपने फोन में उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। तो मॉम उसे बताती है कि ये उसकी 8th बर्थडे की फोटो है। शाओनिंग कहती है कि इसमें वो कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद ही सभी लोग यूएंग की डैड की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर मॉम से बोलती है कि मैं हमेशा से पहले खुद ही तुम्हें अकेले मिलने के लिए आती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं आ पाई और अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई थी कि यूएंग को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी। तो सुनकर यूएंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मॉम यहाँ पर शाओनिंग को इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर यूएंग को भी अपने डैड से बात करने के लिए कहती है। इस पर पहले तो मना कर देता है, पर शाओनिंग के इंसिस्ट करने पर उनसे कहता है कि अब से मैं आपसे रेगुलरली मिलने के लिए आया करूंगा और अच्छे से अभी लाइफ जी रहे हैं। घर आकर अब शाओनिंग और मॉम डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं, जहाँ पर शाओनिंग कहती है कि आप सच में कितनी अच्छी फीलिंग बनाती हो, इसलिए यूएंग को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें बता दी है और तुम जो बनाओगी ना यूएंग को वो भी अच्छे लगेंगे। जिनकी ये सारी बातें यूएंग दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। मॉम यहाँ पर शाओनिंग से कहती है कि जब यूएंग छोटा था तो जब भी मैं डम्पलिंग बनाती थी ना, वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आ जाता था। उस वक्त वो काफी बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा पतला हो गया था कि अपने आप को मिरर में देखकर कहता था कि मैं बिल्कुल स्प्राउट बीन जैसा दिख रहा हूँ। जो सुनकर हंसने लग जाती है कि बचपन में काफी फनी और क्यूट था, लेकिन अभी तो बहुत ही ज्यादा बदल गया है। तो मॉम बताती है कि ये सब उसकी डैड की डेथ के बाद से हुआ, अभी तुम ज्यादा अच्छे से जानती हो, जबकि मैं तो सिर्फ उसके बचपन को जानती हूँ। रात में मॉम अकेले घर के बाहर बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड की कुछ चीजों को देख रही थी, जिसमें एक डायरी भी होती है। वो फिर बॉक्स में से एक वॉलेट निकालती है जिसमें यूएंग और उनकी फोटो थी। वो याद करती है कि ये फोटो यूएंग के 8th बर्थडे पर लिया गया था, जहाँ पर यूएंग विश मांग रहा था कि वो हमेशा अपनी मॉम के हाथ की डम्पलिंग्स खाए। पर डैड उसे कोई और विश मांगने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसके डम्पलिंग्स बनाते बनाते मॉम तो काफी थक जाएंगे ना, इसलिए वो विश मांगता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहे। उसी वक्त डैड ने उनकी फोटो खींची थी। प्रेजेंट में अब यहाँ पर यूएंग आ जाता है और मॉम से कहता है कि ये क्या है। तो बताती है कि ये तुम्हारे डैड की चीजें और फोटो दिखाती है। यूएंग अब याद करके बताता है कि किस वक्त ये फोटो लिया गया था। तो सुनकर मॉम खुश होती है और बोलती है कि तुम्हें अभी भी याद है। उसके बाद शाओनिंग ने जो उसे कहा था कि यूएंग से ज्यादा वो बात करे, इसलिए वो उसे पूछती है कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे डैड को बहुत ब्लेम करती थी और इस सब की वजह से मैं भी बीमार हो गई, क्योंकि अब तुम मुझे भी हेट करते हो। पर यूएंग कहता है कि वो सभी पास की बात है, क्योंकि मॉम यहाँ पर उस टाइम पर उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। इस चीज के लिए वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि जब मैंने आज सुबह अपने डैड से बात करते हुए देखा कि तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं गुस्सा थी तुम्हारे डैड से कि वो हमें छोड़कर चले गए, इसलिए तुम्हें भी उनकी ग्रेव पर नहीं जाने दिया, जबकि मैं भूल गई कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। और आज हम दोनों में भी इतना ज्यादा गैप आ गया कि मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया भी नहीं, ये सब वो रोते हुए बोलती है। तो यूएंग भी इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि उस वक्त मैंने डैड को ब्लेम किया था और आपको भी, क्योंकि उनके जाने के बाद अभी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। लेकिन जब मैं शाओनिंग से मिला तब मुझे समझ में आया कि आप ऐसे क्यों कर रही थी और लव्ड वंस के जाने के बाद कैसा फील होता होगा। दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि हमने अभी जो भी साल मिस किए हैं उससे आगे कंपनसेट करेंगे और एक दूसरे को हक करते हैं। अगले दिन अब यूएंग रेडी होकर आता है और शाओनिंग
उसकी मॉम को बातें करते हुए देखता है। वो बोलता है कि मैं अभी फ्री हूँ तो बाहर वॉक के लिए चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है, वैसे भी हम बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं, तो तुम इनको टाउन घुमाने के लिए लेकर चले जाओ। अब हम दोनों को टाउन में वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर युएंग उसे कहता है कि हम मॉम को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन कहती है कि तुम्हारी मॉम से बात हो गई, तो युएंग हाँ बोलकर कहता है कि तुम मॉम और मेरी बात सुन रही थी ना कल रात को, लेकिन वो मना करती है। इस पर युएंग कहता है कि फिर मैंने रात को भागते हुए किसे देखा था अपने रूम के अंदर, जिस पर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। वो उसे अपने डैड के साथ क्या हुआ था उसे बताता है कि मेरे डैड भी एक बैंक में काम करते थे और किसी ने उनसे लोन लिया, पर वो पर्सन पैसे लेकर भाग गया। वो पैसे हमारी किसी कम्युनिटी के थे, तो उन्हें लगा कि वो मेरे डैड ने ही किया है और उन्हें ब्लेम करने लगे। मेरे डैड अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाए, जिसके दुख में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो शॉनिंग बोलती है कि तुम उसी टाइम स्कूल की रूफटॉप पर थे ना, तो युएंग हाँ बोलता है। उसे कहता है कि वहाँ का सनसेट देखकर लगता था कि जैसे डैड कूद रहे हो। वो बताता है कि उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस था और वहां से कूदना चाहता था, लेकिन मॉम की वजह से नहीं कर पाया। उसके बाद तुम वहां पर आई और मुझे होप थी, जो सुनकर शॉनिंग कहती है कि हमारा फिर तभी से ही स्टार्ट हो गया था। युएंग फिर यहाँ से उसे क्ले स्कल्पचर शॉप के अंदर लेकर जाता है और उसे क्ले से डॉल बनाना सिखाता है और कहता है कि ये मेरी आंटी की शॉप है, यहाँ पर मेरी मॉम मुझे हमेशा से ही लेकर आती थी, जहाँ मैं स्कल्पचर बनाता था अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। तो सुनकर शॉनिंग मन में सोचती है कि इसका मतलब ये है कि इसने वो डिजायरेबल गर्ल की डॉल भी खुद बनाई थी। शॉनिंग अब उसे बोलती है कि वो ना क्ले से अपनी पूरी फैमिली बनाएगी। इस पर युएंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन वो कहती है कि कर लेगी। इसलिए अब युएंग भी अपना स्कल्पचर बनाने के लिए दूसरी साइड चला जाता है। जो वापस आकर देखता है तो शॉनिंग ने बहुत ही अच्छा उनके फैमिली का स्कल्पचर बना लिया था। युएंग उसे प्रेस करता है। अब जब वो यहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर वो आंटी आ जाती है। वो शॉनिंग को वापस यहाँ पर विजिट करने के लिए बोलती है कि अब तो ये तुम्हारा भी घर है, जिसके लिए शॉनिंग हाँ बोलती है और ये लोग काफी खुश होते हैं। अब जब ये लोग वापस आ रहे थे तो मॉम भी इनके साथ होती है, जहाँ पर वो शॉनिंग के बनाए हुए स्कल्पचर को देखकर बोलती है कि उसने तो काफी अच्छा बनाया है। जिसमें शॉनिंग उन्हें बताती है कि युएंग 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको डिस्चार्ज कराकर घर पर लेकर चले जाएंगे। इस चीज के लिए हाँ बोलती है और बोलना चाहती है कि घर पर तो मैं बोर हो जाऊंगी ना, एक काम करती हूँ मैं भी ड्राइविंग सीख लेती हूँ। तो शॉनिंग कहती है कि मैं आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए लेकर जाया करूंगी, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। यहाँ से फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युएंग शॉनिंग को अपना स्कल्पचर दिखाता है, जो कि उसने काफी अच्छे से बनाया था। शॉनिंग उसमें नीचे बैठी हुई थी और युएंग ने उसे अम्ब्रेला से कवर किया हुआ था। शॉनिंग याद करती है कि ये अम्ब्रेला तो मेरे डैड की कम्युनिटी का है, तो युएंग कहता है कि इस अम्ब्रेला के साथ मैंने तुम्हें पहली बार पिक किया था ऑफिस से, जो सुनकर वो खुश होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ में दिखाया जाता है ये वही अम्ब्रेला होता है जो कि शॉनिंग अपने हाई स्कूल के टाइम पर रूफटॉप पर लेकर आई थी। अगले दिन ऑफिस में देखते हैं कि जाव और शॉनिंग दोनों एक क्लाइंट में एक टोन में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें जी नोटिस कर रही होती है। वो शॉनिंग से कहती है कि तुम क्लाइंट से एकदम वैसे ही बात करती हो जैसे कि जाव करता है। इस पर शॉनिंग बोलती है कि मैं सभी से सीख रही हूँ, वैसे में मैटर करता है कि क्लाइंट का साइन करवाना। वो ओके बोलती है। तभी शिव वहाँ पर और बोलता है कि सैलरी स्लिप मिल रही है, जाकर साइन करके वहां से लेकर आ जाओ। जो सुनकर जाओ जिंग के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी स्लिप लेकर आता हूँ। जिंग से बोलती है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप क्या है जो कि तुम मेरे स्लिप लेकर आओगे। तो उसे बोलता है कि हमारा क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप है। ये सुनकर बोलती है कि मुझे ना तुम्हारे पैसे जल्दी दे देने चाहिए और चली जाती है। शॉनिंग भी अभी यहाँ पर युएंग को मैसेज करती है कि पे स्लिप आ गई है पेमेंट के लिए। तो युएंग कहता है कि मेरे लिए भी लेकर आ जाना। शॉनिंग कहती है कि ठीक नहीं होगा, पर वो कहता है कि मैंने बात कर ली है और खुश होकर जाती है। साइन करके युएंग की स्लिप भी लेकर आ रही थी। तभी वहां पर तांग आती है। शॉनिंग से बोलती है कि तुम मेरे सीनियर की पे स्लिप क्यों ले रही हो। तो बोलती है कि मुझे लेने के लिए कहा गया था और वहां से चली जाती है। जैसे अब जाओ लिफ्ट के पास होता है तभी जिंग भी वहां पर आकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। वो बोलती है कि अपडेट खत्म हो गया है, लेकिन जाओ उसे पैसे वापस भेज देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखकर घर साफ किया, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें की उसका क्या। जिंग बोलती है कि उसके भी बताओ कितने पैसे हुए भेज देती हूँ, पर वो कहता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही जनरस नहीं हो रही हो। फिर बोलता है कि अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ना मेरे साथ लंच के लिए चलो। जिंग कहती है कि तुम क्या बीमार हो जो कि हर टाइम लंच के लिए चलने के लिए बोलते हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, जो सुनकर वो उसके साथ लंच के लिए चली जाती है। इसके बाद हम शॉनिंग को देखते हैं जो कि युएंग की मॉम के साथ थी। उसने जो डम्पलिंग्स बनाए थे वो उन्हें खिला रही होती है। मॉम पहले तो यहाँ पर उन्हें खाकर खराब चेहरा बनाती है, पर फिर उसे कहती है कि तो मेरे बनाए हुए डम्पलिंग से भी ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनकर नहीं हंसने लग जाती है कि मॉम आप मुझे टीज कर रही थी। मॉम भी यहाँ पर उससे पूछती है कि युएंग कब आ रहा है, क्या उसका काम हो गया। उसी वक्त कोई डोर ओपन करता है। बिंदुर को लगता है कि शायद युएंग आ गया, लेकिन वहां पर नर्स आती है। शॉनिंग भी यहाँ पर मॉम को बताती है कि युएंग कल आएगा और बताती है कि हमें कल पे स्लिप मिली थी, मैंने देखा उसे बहुत ही बड़ा अमाउंट मिला है, तो हम लग्जरी से वो ट्रिप पर जाएंगे। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। शॉनिंग अब जैसे डिशेस वॉश करने के लिए जा रही थी तभी मॉम रोककर कहती है कि तुम्हारे डम्पलिंग सच में काफी अच्छे बने हैं। जो सुनकर स्माइल करके वहां से चली जाती है। बाहर आकर वो युएंग को कॉल करती है, जो उसे बताता है कि डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं और वो अभी एयरपोर्ट पर है, रात को वापस आ जाएगा। शॉनिंग कहती है कि मॉम भी खुश होगी, वो तुम्हें काफी मिस कर रही थी। तो जैसे वो डिशेस होने के लिए जाती है तभी डॉक्टर्स और नर्सेस को जल्दी में भागता हुआ देखती है। वो जैसे ही वापस आती है तो रूम के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो घबराकर रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर देखती है कि डॉक्टर उसकी मॉम को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिनकी हालत काफी खराब हो गई थी। ये देखकर वो लग जाती है। वो मॉम से बोलने लग जाती है कि मॉम युएंग वापस आ रहा है, पर दो नर्सेस उसे पास में नहीं आने देती और उसकी आंखों के सामने ही युएंग की मॉम की डेथ हो जाती है। जो देखकर शॉनिंग तो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि अब मैं युएंग क्या जवाब दूंगी। थोड़ी देर बाद शॉनिंग के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें हक करके वो बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है कि मॉम एकदम ठीक थी उसके सामने, लेकिन अचानक से ही उनको पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने मेरे हाथ के बनाए हुए डम्पलिंग खाए थे और कहा था कि वो बहुत ही अच्छे बने हैं। जैसे मैं डिशेस वॉश करने के लिए गई तभी ये सब हो गया, अगर मैं नहीं चाहती तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन मॉम उसे कंसोल करती है और बोलती है कि तुम्हारी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। शॉनिंग बोलती है कि मॉम आखिरी बार युएंग से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाई। तभी वहां पर युएंग आ जाता है, तो शॉनिंग भागकर जाते हुए उसे हक करके सॉरी बोलती है। अब अगले दिन हमें मेमोरियल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी मॉम के फ्यूनरल के लिए आए हुए थे। सभी लोगों के जाने के बाद शॉनिंग के पेरेंट्स युएंग से बोलते हैं कि यहाँ पर मोस्टली सब कुछ हो गया है, तो तुम भी अब जाकर रेस्ट करो। वो भी उन्हें जाकर आराम करने के लिए बोलता है। बाद हम शॉनिंग को देखते हैं जिसे कंसोल करने के लिए लिंग और शिव वहां पर आए हुए थे। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, उसे खा लो तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। युएंग को अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना उसे ही तुम्हें संभालना पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम जिंग को देखते हैं, जो कि शॉनिंग को एक एनवेलप देती है और कहती है कि मैं बस यही कर सकती हूँ। लिंग उसे यहाँ पर अपने और युएंग का रिलेशनशिप बताने वाली होती है।
जिन कहते हैं कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, बस तुम्हारी मदर इन लॉ से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारा तो बहुत ज्यादा डीप रिलेशन है, तो मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। पर उसे साव मिलता है तो वो उसे पूछती है कि सब लोग कहाँ पर चले गए, और बताता है कि सब लोग चले गए, अब सिर्फ हम ही बचे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ टी पीने के लिए चलोगी? जो सुनकर वो मान जाती है। दोनों को वो एक बहुत ही अच्छे से कैफे के अंदर टी पीता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चिंगू से बोलती है कि तुम मुझे इतनी अच्छी जगह पर क्यों लेकर आए हो, कहीं बिल स्प्लिट करने के लिए तो नहीं बोलोगे? सब बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या, और आज मैंने तुम्हें दिखाता हूँ कि जनरस होना क्या होता है। वो उसे एक बैग दिखाता है जिसे देखकर जिंग बोलती है कि क्या है तुम किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हो और मुझे चेक करवाना चाहते हो? ठीक है मैं कर देती हूँ। पर फिर वो उसे ट्राई करने के लिए भी बोलता है। जब उसके इंसिस्ट करने पर वो ट्राई करती है तो वो उसे बता देता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, कैसा लग रहा है? जो सुनकर वो एकदम शौक हो जाती है। वो उसे बोलता है कि ये मैं तुम्हें किसी टाइम देना चाहता था, लेकिन आज मैंने यूएन के वहां पर तुम्हें रेड आइस के साथ देखा, क्योंकि तुम भी सब कुछ पहले सह चुकी हो, इसलिए मुझे लगा कि यह बैग अभी देना सही रहेगा। जो सुनकर वो उस बैग को रख देती है और कहती है कि इसे बेच दो, भी इसके अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ये बोलकर यहाँ से बाहर चली जाती है। सौ भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें बैग पसंद नहीं आया? तो जिंग कहती है कि हमारा रिलेशनशिप आखिर क्या है जो कि बैग खरीद रहे हो तुम मेरे लिए, तुम्हें आखिर क्या फर्क पड़ता है सैड हूँ या फिर नहीं? वो उसे बोलती है कि मैंने देखा कि तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो मेरे लिए। सऊदी इस चीज पर हाँ बोलता है, लेकिन जिंग कहती है कि अगर तुम थोड़े टाइम के लिए टाइम पास करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में नहीं करना चाहती हो, और हमने एक बाउंड्री बनाई थी जिससे अब तुमने क्रॉस कर दी, तो अभी इसमें कोई भी फन नहीं बचा। ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसे ऐसे बस सैड होकर देखता रहता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों में मैं अलग नहीं हूँ, बल्कि उन लड़कों की तरह हूँ जो कि रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते। अगले सीन में हम शाओनिंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर मॉम सैड होकर डैड से कहती है कि तुम्हें जिसके भी साथ डांस करना है तुम जाकर कर सकते हो, मैं तुम्हें आपसे नहीं रोकूंगी। और रोते हुए उनको हक करके बोलती है कि ये कि मॉम भी हमारे साथ कुछ दिन पहले तक कितनी अच्छी थी, अचानक से ये सब क्या हो गया? डैड भी अब उन्हें बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि लाइफ तो बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन ये देखने के बाद कुछ नहीं कह सकते। मॉम बोलती है कि आज जब मैंने यूएन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब हमारी बारी होगी तो शाओनिंग क्या करेगी। इस पर कहते हैं कि हम हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब से उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, ताकि अपने बच्चे के साथ वो और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। इसके बाद हम शाओनिंग और यूएन को देखते हैं जो कि वापस घर पर आते हैं। जानिंग यूएन को देखकर बोलती है कि अब से तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात हो तो मुझसे आकर कह सकते हो, अब हम यहाँ पर अकेले ही हैं। जो सुनकर यूएन उसे हक करके बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ और मैं खाना बनाने के लिए चाहता हूँ, लेकिन शाओनिंग उसे मना करके खुद खाना बनाने चाहती है। जो हम देखते हैं कि शाओनिंग ने डम्पलिंग्स बनाए हुए थे। यूएन जैसे ही उन्हें खाता है तो रोने लग जाता है, जिसे ऐसे देखकर शाओनिंग उसके पास जाकर उसे कंसोल करती है, तो वो उसे हक करके रोते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं अब कभी भी ऐसे टेस्ट वाले डम्पलिंग्स नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि उसने डम्पलिंग्स को एकदम उसकी मॉम के जैसा बनाया हुआ था। ये बोलकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। फिर जब वो टेरेस पर बैठा हुआ था तभी शाओनिंग पर एक एल्बम लेकर आती है। वो मॉम की एल्बम थी जिसके अंदर उन्होंने यूएन की हर लाइफ के मोमेंट्स की फोटोज वगैरह लगाई हुई थी, और आखिर में उन्होंने यूएन की वेडिंग फोटो के लिए जगह रखी हुई थी। इसे देखने के बाद शाओनिंग कहती है कि इसमें हम लोग अपनी मैरिज फोटो लगाएंगे। अब जैसे वो एल्बम के लास्ट पेज में देखता है तो मॉम ने लिखा हुआ था कि मैं फिर से हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, इस बार पता नहीं कितना टाइम आऊंगी तुम्हारे साथ। हमारी जो भी फैमिली लाइफ रही है मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ, और तुम तुम्हारे डैड और शाओनिंग के साथ मैंने जो भी मोमेंट स्पेंड किए हैं वो सबसे अच्छी मेमोरीज है मेरे। मैं चाहती हूँ कि तुम और शाओनिंग मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही खुश रहो और अपनी लाइफ जियो। मैं और तुम्हारे तुम्हें ऊपर से देखेंगे। शाओनिंग भी अभी से कहती है कि हम अच्छे से रहेंगे, इस पर भी हाँ बोलता है। अगले दिन अब जैसे ही शाओनिंग उठती है तो किचन में जाती है, वहां पर देखती है रेडी होकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो पूछती है कि क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, पर वो मना करता है और कहता है कि मैंने अभी कुछ दिन की लीव ली है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं भी आती हूँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम काम पर जाओ, जिसके लिए वो मान जाती है।